नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और जैसा कि गणित में हम इस समय महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त पढ़ रहे हैं, तो उसी में हमने पिछला वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसमें हमने गुणज और गुणनखंड के बारे में बताया था और उसी से रिलेटेड हमने कुछ सवाल भी बताए थे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, हमने आपको इधर बताया था गुणज और गुणनखंड। क्या बताया था? गुणज और गुणनखंड बताया था हमने आपको साथियों। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी और चीज समझें, तो गुणज को हम लोग क्या कहते हैं? गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर गुणनखंड की बात करें, तो गुणनखंड को हम अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये शब्द अपवर्त और अपवर्तक इस तरीके से भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इसके आगे हम देखेंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसा कि हमने गुणनखंडों के योग से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। अब अगर हम बात करें गुणनखंडों की कुल संख्या से संबंधित, क्या बात करें? गुणनखंडों की गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या से संबंधित प्रश्न। संख्या से संबंधित प्रश्न की, ठीक है? संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है परीक्षा में? तो चलिए देखते हैं। आपसे ये कहेगा कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? क्या कहेगा? अगर इधर हम क्वेश्चन की बात करें तो कहेगा 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? ये आपसे प्रश्न में कहेगा और इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 200 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है? जब हम 200 के गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 200 के गुणनखंड हो जाएंगे। इधर हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 5। मतलब अगर इधर घात के रूप में लिखें हम इन दोनों को, तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब इधर से ही इसमें ट्रिक है सवाल को कैसे हल करना है। तो इधर से अगर हम देखें, तो जो ये घातें लिखी हैं, क्या है साथियों? जो इधर ये घातें लिखी हुई हैं, इनमें हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। क्या करा देते हैं? इनमें एक जोड़ देते हैं। तो पहले इसमें एक जोड़ें, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें एक जोड़ दें घात में। दोनों की घात में एक जोड़ दिया, फिर इनका आपस में हम क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो अब जब इधर गुणा कराएंगे, तो 3 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4। और 2 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 4 का गुणा 3 से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो अब 200 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे साथियों? 12 गुणनखंड हो जाएंगे कुल। कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे साथियों? 12। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम क्या है? गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमें अगर जाँच भी करना है, क्या है? अब अगर हमें जाँच भी करना है कि किस तरीके से हम वो करें, तो जाँच करने के लिए सबसे पहले देखिए एक ही हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है? एक हो जाएगा ना इधर, एक के बाद फिर 5 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना साथियों? एक के बाद 5। लेकिन इधर 2 भी तो हो जाएगा, तो हम क्रम से लिखते हैं, छोटे-बड़े के हिसाब से ही हम लिखते हैं। तो एक के बाद क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के बाद अब अगर आप इधर देखोगे, तो 2 का गुणा 2 से करा दो तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? तो इधर 4 हो गया। अब 4 के बाद फिर 5 आएगा। 5 के बाद 4 का गुणा 2 से कराओ, इधर 4 आ जाएगा, इसका गुणा 2 से करा दो तो 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 8 के बाद अब 5 का गुणा 2 से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना? और 10 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया ना? 20 के बाद अब 5 का गुणा 5 से कराओ तो 25 आ जाएगा ना? 25 के बाद अब देखो 20 तो इधर था, और 20 के बाद 20 का गुणा 2 में करा दो तो 40 आ जाएगा। फिर इसके बाद 25 का गुणा 2 से करा दो
तो 50 आ जाएगा। फिर इसके बाद 50 का गुणा 2 से करा दो, पचम 25, दूनी 50 और 50 का गुणा 2 से करा दो तो 100 आ जाएगा और इसके बाद 200 आ जाएगा। अब इनकी संख्या आप गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना? तो कितने हैं? हमने जब उत्तर की जाँच की तो हमें 12 गुणनखंड मिले। इसका मतलब है कि जो ये हमारा तरीका है सवाल हल करने का सही है और इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या साथियों निकाल सकते हैं। तो आशा है सभी को गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों के योग पर आधारित प्रश्न समझ में आए होंगे कि इन्हें किस तरीके से हल करना है। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। किसकी बात करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसे हम शॉर्ट में मासा भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता दें जहां से हमारे अधिकतर सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? जहां से हमारे अधिकतम सवाल हल हो जाएंगे। तो देखिए महत्तम समापवर्तक के सवालों को हल करने के लिए अधिकतर सवालों में आपको क्या मिलेगा? बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें हमें क्या देखना है? उभयनिष्ठ देखना है। हमें क्या देखना है? दूसरी चीज उभयनिष्ठ। अगर हम दो संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं तो उसमें कितने गुणनखंड उभयनिष्ठ है और कितनी घातक उभयनिष्ठ है, बस हमें ये देखना है ना? तो अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं? तो महत्तम समापवर्तक साथियों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जो दी गई जो दी गई प्रत्येक संख्या को, दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। तो ये क्या है? माशा। अब इसको हम समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल समझें हम तो 20 और 30, ठीक है, 20 और 30 का मासा निकालो। अगर प्रश्न आपको ये दे दिया गया 20 और 30 का मासा निकालो, तो अब इसे कैसे करोगे? 20 के गुणनखंड निकाल लो। जब 20 के गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना? अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब जब इसके कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब हम इधर से, मैंने अभी आपको पहले बताया क्या चीज देखेंगे? उभयनिष्ठ देखेंगे। अब जब हम इधर से उभयनिष्ठ देखेंगे तो इधर से उभयनिष्ठ क्या है? एक 2 है और एक 5 है। क्या है? एक 2 है और एक 5 है। तो इन दोनों का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 10 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 और 30 को पूरा विभाजित कर देगी। इसलिए 10 दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। आशा है सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो महत्तम समापवर्तक है ये सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है।
अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक की विशेषताओं को। ठीक है, क्या देखेंगे? महत्तम समापवर्तक की कुछ विशेषताएं देखेंगे, जिसमें अगर हम बात करें पहली विशेषता की, अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो दी गई संख्याओं का माशा। ठीक है, क्या? दी गई संख्याओं का माशा, दी गई संख्याओं का माशा उनमें से उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। पहली ये विशेषता हो गई। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें माशा की, तो हमेशा क्या है, अगर अभाज्य संख्याओं का माशा निकालना है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का माशा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? इन्हीं संख्याओं को हम कह देते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कह देते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इन्हीं संख्याओं को हम कह देते हैं सह अभाज्य संख्याएं, जिनका माशा क्या होता है? 1 होता है। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो यदि, क्या है? यदि एक संख्या, यदि एक संख्या बाकी बाकी दी गई संख्याओं का, बाकी दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड हो, दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो वही संख्या, तो वही संख्या, कौन सी संख्या? यदि जिन संख्याओं का मासा पूछ रहा है उनमें से एक संख्या, ठीक है, तो वही संख्या उन सभी संख्याओं का मासा होगी। उन सभी संख्याओं का मासा होगी। जैसे, इसको समझ लेते हैं हम। जैसे आपसे कहा जाए 2, 4, 6 का मासा, बताओ, आपसे ये सवाल कहा गया। अब हम इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, अब इधर 2 है, तो अब ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अब इसके करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए, इधर 2 है, इधर भी इसका गुणनखंड 4 का 2 हो जाएगा और 6 का गुणनखंड भी 2 हो जाएगा। मतलब जो एक संख्या ये दी हुई है, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, तो मासा इसका क्या हो जाएगा? तो इसका मासा हो जाएगा 2। ठीक है? क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक? 2 हो जाएगा। आशा है सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है? अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक से कुछ सरल सवालों की, या जो सवाल हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सवालों को हम अ, बताएंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखें अगर मासा से संबंधित, तो क्या है, आपसे अगर कहा जाए 3 3 टैंकरों 3 3 टैंकरों में क्रमशः क्रमशः 403 लीटर
434 लीटर और 465 लीटर, ठीक है, डीजल है, डीजल है। ऐसे पात्र की ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता क्या होगी, क्या होगी, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे जिससे तीनों पात्रों के जिससे तीनों पात्रों के डीजल को डीजल को पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में मापा जा सके, ठीक है, ये है सवाल। इसे हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, तीनों टैंकरों में क्रमशः कितना पानी है, वो सॉरी डीजल है 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, ठीक है। तो अब इसमें हमें सवाल को एक वर्ड पकड़ना है, अधिकतम क्षमता। क्या कह रहा है, अधिकतम क्षमता कह रहा है। तो अब हमें इन जो तीनों टैंकर हैं, इनका हमें क्या करना है, इनकी जो क्षमता है, इनका हमें मासा निकाल लेना है, ठीक है। क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। तो मासा निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो ऐसे सवालों में जहाँ ज़्यादा बड़ी-बड़ी संख्याएँ होती हैं, उनका अगर हमें मासा निकालना है, तो उनका मासा निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो साथियों देखते हैं, अब इसमें सबसे छोटी संख्या 403 है, तो हम इधर क्या करेंगे, 403 से 434 में भाग देंगे, ठीक है। तो देंगे इधर से, एक बार जाएगा 403 आएगा, इधर से क्या बचेगा 31। अब जो 31 शेषफल आया, इसमें भाग देंगे 403 से, ठीक है। तो जब इसमें भाग देंगे तो इधर 31 एकम 31 और 31 तिया 93, इधर पूरा पूरा चला गया। अब देखिए मतलब इन दोनों का मासा तो 31 हो गया। अब हम जब 31 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो अब 31 से हम भाग किस में देंगे, 465 में। तो देख के देख लेते हैं, तो 31 एवं 31, इधर 5 बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब ये 5 इधर लिख लेंगे इसका, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 5 बार इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। मतलब इसका क्या हो गया, इन तीनों का अभीष्ट संख्या अभीष्ट मासा क्या हो गया, इन तीनों का अभीष्ट मासा क्या हो गया 31, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में कि ऐसा पात्र बताओ, ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता बताओ जिससे तीनों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब हमने मासा निकाल लिया, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि 31 लीटर का पात्र, 31 लीटर का पात्र तीनों 31 लीटर का पात्र तीनों पात्रों के तीनों पात्रों के डीजल को डीजल को पूर्ण संख्या में माप लेगा, माप लेगा, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से हल हो गया, है ना। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और इस तरीके के सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न तो वो हमने बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, अगर घातांक में प्रश्न दिए हुए हैं, कैसे, घातांक वाले प्रश्न, मासा के घातांक वाले प्रश्न हैं,
जैसे अगर आपसे कहा जाए अगर आपसे कहा जाए 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5, ठीक है? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, कॉमा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 का मासा बताओ, का मासा निकालो। आपसे ये पूछ लिया गया, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार के सवालों को हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं। मतलब कम से कम कितनी घातें उभयनिष्ठ हैं, हम इसमें ये देखेंगे, वही उसका मासा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब इधर से देखेंगे, तो इधर से सबसे पहले 2 की घात 2 सबसे कम है ना? है ना, 2 की घात 2 सबसे कम। तो सबसे पहले तो इधर हम जब मासा निकालेंगे, तो इधर 2 की घात 2 लिख देंगे, अब गुणा लगाएंगे, ठीक है? अब इधर तीनों में देखेंगे तो इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 3 की घात 3 लिखा है, इधर 3 की घात 2 लिखा है, तो सबसे कम क्या है, 3 है, तो इधर 3 लिख देंगे। अब 5 को देखते हैं, तो 5 देखेंगे, इधर 5 है, इधर 5 की घात 2 है, इधर 5 की घात 3 है, तो सबसे कम क्या है, 5 है, ठीक है? इसके बाद 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 को नहीं लिखा जाएगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब इसका मासा क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका गुणा करा दो, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से हो जाएगा। तो 4 ती 12 पंचे 60 इसका उत्तर हो जाएगा। और चाहे तो अगर ये दिया हो विकल्प में तो ये भी लिख सकते हो आप, अगर 60 दिया है तो 60 भी लिख सकते हो। तो घातांक वाले प्रश्नों को हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। और अगर इसी का हमें लासा निकालना होता तब हम क्या करते, तब हम अधिकतम घात देखते। क्या देखते, अधिकतम घात देखते। लासा निकालने के लिए अधिकतम घात और मासा निकालने के लिए न्यूनतम घात हम देखेंगे, ठीक है? तो आशा है सभी को इस प्रकार के सवाल समझ में आ रहे होंगे। और अब इसके आगे मासा से संबंधित और भी सवालों को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, और अगले वीडियो में आपका जो मासा से रिलेटेड टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, लासा को प्रारंभ करेंगे। अ, सभी लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी टॉपिक हो अच्छे से आपको समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें भी मनोबल प्राप्त होता रहे आपके लिए इसी तरीके के वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सभी लोग अपना ध्यान रखें।